कोई बात नहीं। पीपीटी हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी मैम। तो आज हम आपका जो यूनिट 3 है रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको शुरू कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जैसा आप जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस चीज का मैकेनिज्म होगा, बॉडी मैकेनिज्म गैसेस एक्सचेंज का। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ही है जो बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक टॉक्सिन गैस है इसको बॉडी से बाहर करता है। तो यदि हम देखें कि अगर मान लीजिए मानव बहुत दिन तक या कुछ सप्ताह तक, कुछ दिन तक मान लीजिए खाना और पानी नहीं लेता है, तो फिर भी हो सकता है कि वो जीवित रहे। लेकिन यदि वो रेस्पायरेशन श्वास नहीं लेता है तो क्या जीवित रहना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैक्सिमम 3 से 6 मिनट तक का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। यदि 3 मिनट तक ब्रेन को लगातार ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन सेल जो होते हैं वो डेड होने लगते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि जो ब्रेन सेल्स हैं उनको लगातार ऑक्सीजन मिले, और जब एक बार वो डेड हो जाते हैं तो फिर वो फिर से जीवित नहीं होते हैं। तो ये जो रेस्पायरेशन की क्रिया है या नेटवर्क है, ये पूरा इसमें जितने भी ऑर्गन्स मिलते हैं, मतलब लंग्स, नोज, माउथ, फेरिंग्स, ट्रैकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, तो ये सारे ऑर्गन मिला के जो सिस्टम बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो चीजें होती हैं। एक तो इनहेल होता है जिसको हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं। तो एयर इन, ब्रीद इन, इनहेल, इन रेस्पिरेशन, ये सारी सेम टर्म्स हैं। और उसी तरह से एक्सेल होता है। तो एक्सेल को क्या एक्सपायरेशन भी कहते हैं, ब्रीद आउट भी कहते हैं, एयर आउट भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें एक ही हैं। मतलब जिस क्रिया के द्वारा हम बाहर एटमॉस्फेयर से वायु को अंदर लेते हैं वो क्या हो गया? इंस्पायरेशन। और जो क्रिया से हम बॉडी के अंदर की गैसेस को बाहर रिलीज करते हैं वो हो गया एक्सपायरेशन। तो इस तरह से जो ब्रीदिंग की क्रिया है, ब्रीदिंग की फिजियोलॉजी है, वो दो चीज पर डिपेंड करती है, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो जब ये जो क्रियाएं होती हैं इसके दौरान बॉडी में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, और ये भी दो तरह की हो जाती है। जब पहली क्रिया होती है कि जो सेल होती हैं वो एल्वियोली और सेल्स के मध्य में होती है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन या फिर पल्मोनरी रेस्पायरेशन कहते हैं। और जो दूसरी क्रिया होती है वो कहाँ होती है? जो ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं और टिश्यूज के बीच में होती हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन या टिश्यू रेस्पायरेशन। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हुई कि जब हम पहली बार सांस लेते हैं तो एयर इन होती है और वो लंग्स में पहुंचती है। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पायरेशन या पल्मोनरी रेस्पायरेशन। और जब वो जो लंग्स में से ऑक्सीजन ब्लड में मिलके और हार्ट तक जाती है और हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, और जब वो हर एक टिश्यू तक जाती है, ब्लड कैपिलरी से टिश्यू तक जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पायरेशन।
तो अब ये दोनों को हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस क्या क्या होती है। तो देखिए, इसके पहले सबसे हम देखें कि ऑर्गन क्या क्या होते हैं। तो जो ब्रीद इन या ब्रीद आउट होती है ये नॉस्ट्रल के थ्रू होती है, जो कि कहाँ खुलती है, नेजल कैविटी या साइनस में। यहाँ से ये दो पाइप आपको दिख रहे हैं, एक होता है फूड पाइप जो ये स्टमक तक जाता है, और दूसरा होता है विंड पाइप। तो ये ओरल कैविटी से गले के पास दो पाइप होते हैं, और यहाँ से ये फेरिंग्स, यहाँ पर ब्रीथ जाती है, फेरिंग्स से लैरिंग्स, और ये विंड पाइप से होती हुई एक जो सिंगल विंड पाइप होता है ये दो पार्ट में, दो ब्रांच में डिवाइड होता है, और ये एक एक लंग्स में जाती है। आपको मालूम है दो लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। तो ये जो विंड पाइप होता है, जो कि ये इस तरह से आपको दिख रहा है सिंगल, इस सिंगल को कहते हैं ट्रैकिया। जैसे स्टमक, वकल कैविटी से, ओरल कैविटी से स्टमक तक जो पाइप फूड को लेके जाता है उसको हम क्या क्या कहते हैं, इसोफेगस, वैसे इसको कहते हैं ट्रेकिया। और जब ये डिवाइड होता है, ये एक लेफ्ट साइड वाले लंग्स में गया, एक राइट साइड वाले, तो हम इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकस, या इसको यदि हम ये सिंगुलर नंबर में ब्रोंकस कहते हैं, और अगर प्लूरल नंबर है तो ब्रोंकाई। तो इस तरह से ये आगे जाता है, आगे जाके ये मल्टीपल ब्रांचेस में ये जो पाइप होता है विंड पाइप, ये डिवाइड होता है, और इन्हें क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई क्या और छोटे छोटे ब्रांच में डिवाइड होती हैं, जिनको हम कहते हैं ब्रैंकियोल्स। और ये जो ब्रैंकियोल्स होते हैं, इनके जो एंड होते हैं वो छोटे छोटे बैलून के लायक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे स्पंज में होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं, आपने देखा वैसे छेद होते हैं, उनको हम कहते हैं एल्वेओली। ठीक है, तो इस तरह से ये लंग्स का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर जो लंग्स जहाँ एंड होते हैं, तो यहाँ पर एक पर्दा होता है जो कि चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट करता है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये पर्दा, इसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम। ये लेफ्ट लंग्स, फिर यहाँ पर एक राइट एक लेफ्ट होगा, यहाँ पर दोनों को लेफ्ट लिखा है, ये गलत लिखा है, एक राइट एक लेफ्ट। और पेराइटल प्लूरा, इस लंग्स में जो लिक्विड भरा रहता है उसको प्लूरा कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे पिंकिश पार्ट दिख रहे हैं ये रिब्स होते हैं, जो इसको ऊपर से कवर कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पूरा लंग्स का स्ट्रक्चर होता है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है। तो अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये किस किस से मिलके बना, कि सबसे पहले नोज, नोज से ये ट्रैकिया में गए, ट्रैकिया से लंग्स में आया। तो ये इस तरह का ये एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर होता है, चेस्ट में। और ये जो इसका निचला हिस्सा है लंग्स का, ये डायफ्राम पे रेस्ट करता है। तो अब देखिए कि अगर हम ये पूरा लंग्स देखें तो ये इसका प्रॉक्सिमल पार्ट हुआ, ये डिस्टल पार्ट हो गया। तो चूंकि हमेशा हम शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं, तो ये डिस्टल पार्ट में जो ये छोटे छोटे ऐसे गोल गोल डॉट दिख रहे हैं ना, ये एल्वियोली है। तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड लंबे समय तक रिलीज ना होने के कारण ये धीरे धीरे यहाँ के सेल डैमेज होने लगते हैं, और आप देखिएगा लंग्स में ज्यादातर जो बीमारी होती है वो डिस्टल पार्ट में होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोसेस प्रॉपर नहीं होता है। तो जब योग में हम कपाल भाती करते हैं, है ना, तो कपाल भाती करने में क्या होता है कि ये जो डायफ्राम है ये नीचे और ऊपर होता है। तो ये जो लास्ट पोर्शन है लंग्स का, इसको हिट करता है, और जब हिट करता है तो ये जो डिस्टल पार्ट है लंग्स का, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, और ये वैक्यूल्स खाली होने के कारण यहाँ पर नई एयर जो है वो आ जाती है। तो ये लंग्स की एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो एयर है वो कहाँ पर एंटर होगी, नासिका में। ठीक है, अब नासिका में जब एंटर हुई, इसमें पता नहीं नासिका का, यहाँ से मिक्स एयर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों उसमें रहते हैं।
तो जब ये एयर यहाँ लंग्स में आपस में एक्सचेंज हो रही तो क्या ये एक्सटर्नल है। और जब ये सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा मतलब ये ब्लड का कैपिलरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और सेल्स के साथ वो सेल्स में ऑक्सीजन को भेज रहा है, तो वो इंटरनल हो गया। तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि ये जो एयर है ये नेजल से नॉस्ट्रिल से अंदर गई। अब इसको क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल को नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी में क्या होता है कि आपकी नेजल दो पार्ट में डिवाइड होती है, बीच में एक सेप्टम होता है, जिसके कारण जो नॉस्ट्रिल है वो लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल में डिवाइड हो जाते हैं। और ये जो लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल है इसके जब और पीछे की तरफ जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहां से जब हवा अंदर जाती है तो वो किस में जाती है, फेरिंग्स तक हवा को लेके जाते हैं ये। अब यहाँ पर जो ये एक सेप्टम होता है इसमें पूरे जो नॉस्ट्रिल का इंटरनल पार्ट होता है, तो ये जो इंटरनल पार्ट होता है इसमें बहुत सारे छोटे 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 रुएं होते हैं, छोटे छोटे जिनको हम बाल कह सकते हैं। और ये जो इंटरनल पार्ट होता है इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो बहुत ऊपरी होती हैं, मतलब स्किन से बहुत अंदर की तरफ नहीं होती हैं। अब इनका काम क्या होता है कि जैसे ही एयर इन किया तो अब मान लीजिए बहुत ठंड है तो क्या होगी, हवा भी ठंडी होगी। तो हवा, ठंडी हवा जैसे ही अंदर जाती है तो सबसे पहला काम होता है कि ये जो सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम होता है, सीलिया होते हैं अंदर, या जिनको हम छोटे छोटे रोम बोलते हैं, ये क्या करते हैं, सबसे पहले उस हवा को छान देते हैं। अगर उसमें कोई डस्ट पार्टिकल है या किसी भी तरह के कोई हार्मफुल माइक्रोब्स हैं तो वो सब क्या करते हैं कि इससे छन्नी की तरह छन जाते हैं और यहाँ पर म्यूकस लगातार सीक्रेट होता रहता है। इसका काम क्या रहता है कि उन सारी चीजों को स्टिक कर लेना और फेरिंग्स तक नहीं पहुंचने देना। तो ये अपने ही जो म्यूकस होता है वो उसमें ये सब चिपक जाते हैं और जिसके कारण ये अंदर नहीं जाते हैं। अब दूसरा काम क्या होता है कि चूंकि यहाँ पर जितनी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो नेजल स्किन के बिल्कुल पास होती हैं, बहुत अंदर नहीं होती हैं स्किन में, डीप में ऊपर ही होती हैं। तो ये क्या करती हैं कि ये जो भी हवा आप जो भी एयर को इंटेक कर रहे हैं उसके टेम्परेचर को मैनेज करती हैं और उसके टेम्परेचर को आपके बॉडी के टेम्परेचर तक लेके आती है। और जब ये दो प्रोसीजर हो जाती है तब वो हवा धीरे धीरे कहाँ जाती है, अंदर। अब ये सबसे पहले कहाँ पहुंचती है, सबसे पहले ये फेरिंग्स में पहुंचती है। ठीक है, ये दिख रहा है, यहाँ से नेजल कैविटी है, यहाँ से अंदर गई एयर। अब इस पार्ट में ये फेरिंग्स है, इस पार्ट में फेरिंग्स और लैरिंग्स दोनों पाए जाते हैं। तो जो फेरिंग्स होता है वो क्या करता है कि इस जो एयर अंदर जा रही है वो फेरिंग्स में पहुंची और यहाँ पर, यहाँ से निकलते हुए वो नीचे की ओर जाती है। तो ओरल कैविटी से जब ये अंदर जाता है, अंदर जाती है तो यहाँ पर इसके बिल्कुल पीछे जो है वो ऑडिटरी ट्यूब्स खुलती हैं और कान की कुछ जो एयर ड्रम होता है वो भी लगभग इसी पोर्शन में इकट्ठा रहता है, यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर ये जो फेरिंग्स होता है इसका काम होता है कि बिना किसी दूसरे ऑर्गन को डिस्टर्ब किए हुए ये एयर और अंदर की तरफ चली जाए। तो इसमें आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा कि जब छोटा बच्चा यदि कोई लगातार मुंह से सांस लेता है तो उसकी जो यहीं पर एयर ड्रम होता है और उसकी ऑडिटरी ट्यूब्स यहाँ खुलती हैं, तो वो बच्चा अगर आंख मुंह खोल के लगातार सांस होता है तो ये जो ऑडिटरी नर्व्स होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं और जिससे उसको बोलने में परेशानी होती है। ठीक है, तो ये जो फेरिंग्स है ये क्या करता है, पीछे से ट्रैकिया से जुड़ता है और यहाँ से ये लैरिंग्स में भी जाता है जो इसी फेरिंग्स के निचले हिस्से में रहता है। और ये जो लैरिंग्स होता है ये एक तरह से स्वर यंत्र है। हम जो भी बोलते हैं, जो भी
जीभ को ऊपर नीचे करते हैं, या हमारे पूरे मुंह के बोलते समय जो मसल मूवमेंट होते हैं वो सारे किस पे डिपेंड करते हैं, लैरिंग्स पे। तो यहीं पर क्या होता है, वोकल कार्ड होता है जिनमें वाइब्रेशन होने से ये जो साउंड है वो क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहीं पर ये जो फेरिंग्स और लैरिंग्स हैं, यहीं पर थायराइड ग्लैंड भी रहती है। तो ये जो गले के स्तर पे ये चीजें होती हैं, और इसमें जो वोकल कार्ड होता है वो भी क्या होता है कि जो लैरिंग्स होता है उसके बिल्कुल सामने की ओर ये वोकल कार्ड्स होते हैं, और ये वोकल कार्ड्स में बहुत सारे पतले पतले फाइबर्स होते हैं मसल्स के, और ये जो फाइबर्स होते हैं ये इनको ही ट्रू वोकल कार्ड कहा जाता है, और इनके ही वाइब्रेट होने के कारण जो ध्वनि है वो मुंह से निकलती है, कभी ये वाइब्रेट होती हैं, कभी रिलैक्स होती हैं। तो ये इनके जो तरह तरह से चेंजेस इसमें होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं साउंड को क्रिएट करने। अब यहाँ से ये कहाँ गया, ट्रैकिया में, ये वाला पोर्शन ट्रैकिया है। ठीक है, तो ये जब ट्रैकिया में जाता है तो ट्रैकिया एयर को लंग्स तक पहुंचाती है। अब ये ट्रैकिया क्या होता है, जब ये सिंगल ट्यूब है तो ये ट्रैकिया कहलाती है। फिर ये क्या होती है कि दो पार्ट में या दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जिसको ब्रोंकस कहते हैं। और ये दोनों ब्रांच, एक लेफ्ट साइड की ब्रांच लेफ्ट लंग्स में चली जाएगी, राइट साइड जो ब्रांच जाती है वो राइट साइड के लंग्स में चली जाती है। तो ये जो ब्रोंकाई है ये लगभग फिफ्थ थोरेसिक के लेवल तक जाता है, और फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और दो पार्ट में डिवाइड होकर दोनों लंग्स में जाता है, और यहाँ से एयर जो है वो दो साइड में डिवाइड हो जाती है और दोनों लंग्स में जाती है। यहाँ पर दोनों लंग्स में जब ये हवा पहुंचती है तो ये लंग्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में ये जो ब्रोंकाई होता है ये डिवाइड हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, ब्रैंक्यूल्स कहते हैं। और ये छोटे छोटे ब्रांचेस से होता हुआ ये बिल्कुल एंड तक जाता है, और यहाँ पर जो ये टर्मिनेट होता है और छोटे छोटे बबल्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलर या एल्वियोली। तो यहाँ पर जाके हवा इन छोटे छोटे जो बबल्स होते हैं उनके अंदर भर जाती है। इनको एयर सैक भी कहते हैं, एल्वियोली भी कहते हैं। और यहाँ से फिर ये जब ये बबल्स फूलते हैं तो इनमें हवा भरती है, और जब ये सिकुड़ते हैं तो यहाँ से हवा निकलती है। तो ये वैसे बिल्कुल कैसे स्ट्रक्चर हम समझ सकते हैं, जैसे कोई ग्रेप्स का एक बंच हो, अंगूर का एक गुच्छा हो, बिल्कुल उस तरह का ये स्ट्रक्चर रहता है। तो ये जो पूरा लंग्स होता है ये बहुत स्पंजी होता है, और एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है, और एक मीडिया स्टर्नम बोन जो होती है उससे ये दोनों डिवाइड होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स आती हैं तो वो कौन सी वेन आती है, पल्मोनरी वेन लंग्स में आती है, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पल्मोनरी वेन जो है वो हार्ट की ओर लेके जाती है। तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखें कि जो पल्मोनरी वेन है ये एक्सेप्शंस है। बाकी अगर हम देखें तो इन जनरल आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो इस चीज को पढ़ेंगे। लेकिन पल्मोनरी वेन जो लंग से हार्ट तक जाती है ये एक्सेप्शन है, ये वेन है, लेकिन इसमें कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब पूरा जो लंग्स होता है वो एक डबल लेयर वाले एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, और जो कि जिसका काम क्या है, इन लंग्स को सिक्योरिटी देना। और यहाँ पर एक पूरा लिक्विड भरा होता है जिसे हम प्लूरा, विसरल प्लूरा कहते हैं, और इस पूरी कैविटी को हम क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी। तो ये जो लिक्विड भरा रहता है इसका काम क्या रहता है कि उसमें मॉइस्चर मेंटेन करना, एक दूसरे से उनमें फ्रिक्शन ना हो, वो दोनों लेयर एक दूसरे से चिपके ना, तो ये सारी चीजें इनका काम होता है।
ये इस तरह का होता है। देखिए ये पूरा लंग्स, ये इसके एक पार्ट का बड़ा करके बताया, तो ये एल्वियोली है। जो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है? एल्वियोली। तो देखिए ये बिल्कुल वैसे ही ग्रेप्स बंच के जैसे दिख रहे हैं अगर आप देखें तो। अब देखिए रेस्पायरेशन भी दो होते हैं, एरोबिक एनएरोबिक रेस्पायरेशन। तो जब ऑक्सीजन के साथ रेस्पायरेशन होता है तो वो क्या होता है? एरोबिक रेस्पायरेशन। और जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, मतलब ये फर्मेंटेशन होता है, विदाउट ऑक्सीजन होता है, तो ये एनएरोबिक रेस्पायरेशन कहलाता है। जब एरोबिक रेस्पायरेशन होता है तो इसमें बहुत अधिक एटीपी बनती है, लेकिन जब एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है तो उसमें एटीपी एटीपी मतलब ऊर्जा, ये बहुत अधिक नहीं बनती है। तो सेलुलर लेवल पे दोनों तरह के रेस्पायरेशन होते हैं। जो ऑक्सीजन वाला होता है वो एरोबिक होता है, उसमें वो ऑक्सीजन यूज करता है और उसमें कितनी एटीपी जनरेट करता है? 36 एटीपी। लेकिन जब यही एनारोबिक होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन यूज नहीं होती है और यहाँ पर केवल 2 एटीपी जनरेट होती है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अभी हमने रेस्पायरेशन का ट्रैक देखा था कि नेजल से ये फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, लंग्स में गई, लंग्स के थ्रू ब्लड में गया, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जब वापस आई तो फिर से ये ब्रेंक्यूल्स में गई, ब्रेंकाई में गई, ट्रेकिया और नॉस्ट्रिल के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी के बाहर हो गई। अब ये सेलुलर लेवल पे बताया गया है कि एरोबिक एनारोबिक का कैसा पाथ होता है, कैसे क्रेब्स साइकिल चलता है। तो ये इतना सारा आपको मैं पहले मसल्स में बता चुकी हूँ कि मसल्स फटिक कैसे होती है। तो ये सारी वही चीज है। तो इसमें जब इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, तो ये क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोसिस में कन्वर्ट करता है, पायरुवेट एसिड के साथ मिलकर क्रेब्स साइकिल बनाता है और यहाँ पर 36 एटीपी एनर्जी को जनरेट करता है। और वही जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में करता है तो यहाँ पर क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है और लैक्टिक एसिड क्रिएट होता है, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड, और यहाँ पर केवल 2 एटीपी जो एनर्जी है वो जनरेट होती है। और यही कारण होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो जो सेल्स है वो एनारोबिक पोजीशन में आती हैं और वो फटिग, उनमें थकान महसूस होती है। तो आपके काम का नहीं है आप कुछ भी। ये सब डिजीजेस हैं जो आपके बहुत काम की नहीं है। अब यहाँ पर यदि हम इनके ब्लड की सप्लाई देखें लंग्स में, तो वो कैसे होती है ब्लड की सप्लाई? कि यहाँ पर जो राइट वेंट्रिकल होता है वहां से पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ तक आती है? लंग्स तक। अब पल्मोनरी आर्टरीज में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, जो कि राइट वेंट्रिकल में पूरी बॉडी से कलेक्ट होके और रिवर्स में आता है। तो वहां से ये लंग्स तक जाती है और लंग्स से ये इस ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में रिलीज करती है, वहां से ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन लेके ये पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस हार्ट की तरफ जाती है और फिर हार्ट की आर्टरीज से ये सारे पूरी बॉडी में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। ठीक है, मैकेनिज्म हमने समझ लिया है। कंप्लीट है, अब इसमें इतना ही है। मैम अभी आपने एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें एरो बना हुआ था, ट्रैकिया, ब्रोंकाइट, ब्रोंकाइट, लंग्स कैसे वो लेकर जा रहा है, ये वाला। एक मिनट। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि रेट ऑफ रेस्पायरेशन क्या होता है। ठीक है, तो जब भी इनहेल और एक्सेल करते हैं, तो जब भी हम इनहेल एक्सेल करने के बाद फिर से इनहेल एक्सेल करते हैं तो बीच में
कुछ कुछ क्षण के लिए पॉज लेते हैं, जिसको रेस्टिंग टाइम कहते हैं या पॉज कहते हैं। तो ये जो तीनों चीजें जब मिलती हैं, मतलब इनहेल, एक्सहेल, पॉज, ये तीनों मिलकर एक जो है रेस्पिरेशन साइकिल बनाती हैं। और 1 मिनट में ये जितनी भी साइकिल्स बनती हैं उनको कहते हैं द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो आप देखेंगे कि जब मान लीजिए कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, उस समय देखेंगे ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, आप ब्रीदिंग बहुत फास्ट करने लगते हैं। और जितना आप शांति में, सपोज आप मेडिटेशन कर रहे हैं या आप सो गए, तो उतना ही आपका ब्रीदिंग का जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो कम हो जाता है, उतनी ही ब्रीथ स्लो होने लगती है। तो इस तरह से ये रेस्पिरेशन होता है। और इसमें जो लंग्स होते हैं, तो इनकी वाइटल कैपेसिटी जो है, लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी है वो मेल में लगभग 4800 लीटर रहती है, वहीं फीमेल में ये 3100 लीटर रहती है। अब इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है कि जो एक खांसना या छींकना, कफिंग, स्नीजिंग, ये जो प्रोसेस होती हैं बॉडी की, ये क्या करती हैं कि बॉडी के जो रेस्पिरेशन को, उसको प्रोटेक्शन देती हैं। तो ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। कोई भी चीज यदि ऐसी रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर हो गई कि जो उसको इरिटेट कर रही है, तो ये खांसी या छींक के द्वारा उसे बॉडी से बाहर निकाल देती है। इसीलिए इन दोनों क्रियाओं को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन। फिर उसके बाद में हिचकी, हिकअप्स। तो ये क्या होता है कि जब डायफ्राम में जो एक ऐंठन होने लगती, क्रैम्स आने लगते हैं, वो क्यों आते हैं कि जब जो आपका ब्रीदिंग प्रोसेस होता है उसका पैटर्न गड़बड़ हो जाए। तो जब वो पैटर्न गड़बड़ होता है तो वो डायफ्राम को भी इफेक्ट करता है, और डायफ्राम में जब स्पैम्स होते हैं उसके मसल्स में, तो ये हिचकियां आने लगती हैं। और इसका आने का एक कारण ये भी हो सकता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो नर्व्स हैं वो बहुत अधिक स्टिमुलेट हो गई हैं। खासकर वेगस नर्व यदि बहुत अधिक स्टिमुलेट होती है तो ये हिकअप्स आने का चांसेस होता है। और इसमें क्या होता है, जब ये रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है हिकअप्स, तो ये क्या होती है कि इसका कारण क्या होता है कि डायफ्राम अचानक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और अचानक से फैल जाता है। तो उसका जो एपिग्लॉटिक्स के साथ तालमेल है वो खत्म हो जाता है। तो जब ये तालमेल खत्म होता है तो ये हिचकी आने लगती है। तो जो हिकअप्स होता है इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां डायफ्राम पर ये इफेक्ट हो रहा है। सेकंड हो सकता है रिलेटेड टू डाइजेशन सिस्टम, जहां पर वेगस नर्व एक्स्ट्रा एक्टिवेट हो गई है। तो ये 2 रीजन होते हैं। फिर स्नोरिंग, खर्राटे लेना। तो जब गले की जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, वो अपने उसके अंदर के वॉल्यूम को मेंटेन नहीं रख पाती हैं। तो जब ये रिलैक्स होती हैं तो ये क्या करती हैं कि जो इसका पूरा पैसेज है, एयर पैसेज है, उसमें रुकावट पैदा करती है, जिसके कारण ये खर्राटे लेना या स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से ये सारी चीजें रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं। अब योगा में इसका क्या इफेक्ट होगा? तो एक तो ये बताया योगा में कि जब हम कपालभाति, भस्त्रिका ये करते हैं, तो ये जो डायफ्राम है इसके मूवमेंट के कारण ये जो लंग्स हैं, लंग्स के डिस्टल पार्ट हैं, ये ऑक्सीजनेटेड होते हैं और इनको नया जीवन मिलता है। सेकंड क्या है कि जो लंग्स की कैपेसिटी है वो हम पूरी यूज नहीं कर सकते। अगर एवरेज देखें तो जनरल व्यक्ति 50% ही यूज करता है। अब वो 50% अगर यूज करता है तो क्या होगा कि डिस्टल लंग्स जो हैं, जैसे यहाँ से एयर आ रही तो ये आधा करना, मतलब ये आधा हिस्सा यूज हो रहा है, आधे में रुका हुआ है एयर। तो योग की एक बहुत अच्छी जो प्रोसेस है वो पूरे लंग्स को एक्टिवेट करती है, और जब पूरे लंग्स को एक्टिवेट करती है तो एयर फ्लो बढ़ जाता है। एयर फ्लो बढ़ने से क्या होगा, ब्लड में अधिक ऑक्सीजन जाएगी। जब ब्लड में अधिक ऑक्सीजन जाएगी
और योग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज करता है। तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन सेलुलर लेवल पर भी बहुत अच्छी तरह से जाएगी और बॉडी के हर सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, तो जिससे बॉडी हेल्दी होगी, हर सेल हेल्दी होगी। तो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। एक नजर आप लोग देखना चाहते हैं कि इसकी बीमारी, तो वो भी मैं प्रेजेंट कर देती हूँ। जस्ट एक अभी शेयर है ना, स्क्रीन शेयर है। हाँ ठीक है, तो एक नजर दिखा देते हैं। ये है नहीं आपके इसमें। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसमें क्या होता है कि जो कोई रुकावट आ जाती है किसी भी तरह की, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन हो जाता है और सांस लेने और सांस छोड़ने में दिक्कत होने लगती है। ये क्रोनिक कफ के कारण हो सकती है, या मसल्स बहुत थक जाएं आपके, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहां पे स्पैज्म हो जाए, वहां की मसल्स जो है अकड़ने लगे, या फिर बहुत अधिक म्यूकस क्रिएट हो जाए, या ब्रीथ बहुत शॉर्ट हो जाए, या किसी तरह का लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, या किसी चीज से एलर्जी हो, जैसे एयर पोल्यूशन है, पोलन ग्रेन्स है। तो इस तरह से ये सारी चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और इसमें मोस्टली क्या होता है कि ये एक मटेरियल इसमें डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण एल्वियोली तक प्रॉपर जो एयर जानी चाहिए वो नहीं जाती है, और एयर यहाँ का जो पैसेज होता है वो बहुत नैरो हो जाता है। तो जब एल्वियोली तक प्रॉपर एयर नहीं जाती है तो बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। फिर इसमें मोस्टली क्या होता है कि अगर हम ये जो ब्रोंकाई देखें तो एक नॉर्मल हेल्दी इस तरह की रहती है, और जब यहाँ पर ब्लॉकेज डिपॉजिट होता तो ये नैरो होती जाती है। तो इससे कंपैरेटिवली जो हवा एल्वियोली तक जाती है वो बहुत कम हो जाती है। अस्थमा अटैक भी प्रायः इसी कारण से आता है कि जो ये ट्रेकिया और एल्वियोली होती हैं, इनमें थिक म्यूकस बन जाता है, और जब ये थिक म्यूकस लेयर यहाँ पर बनती है तो ये इस पैसेज को बहुत ही सकरा कर देती है। ये एक नॉर्मल है और ये एस्थमेटिक एयरवे है। तो जब ये इसको बंद करती जाती है, जैसे एक ट्यूब चोक हो जाती है, वो पोजीशन आती है, तो क्या होता है कि हवा लंग्स को मिलना बंद हो जाती है, अंदर जाने वाली भी और बाहर निकलने वाली भी। तो अस्थमा का अटैक क्रिएट होता है। अब अस्थमा का क्या होता है कि जैसे ये नॉर्मल है एयरवे, इसमें धीरे धीरे इस तरह से डिपॉजिट होना शुरू होता है, और ये जो वे है, पैसेज है, ये नैरो होता जाता है, और धीरे धीरे यहाँ पर नैरो पैसेज जो है वो नैरो होने के कारण पैसेज एयर का ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हो जाता है या रुक जाता है। अस्थमा के सिम्टम्स क्या क्या हैं? बहुत अधिक स्नीजिंग, बहुत ब्रीदिंग में लेबर लगना बहुत अधिक, फिर एलर्जी होना किसी चीज से, सोने में प्रॉब्लम होना, कफ कोल्ड ज्यादा होना, चेस्ट पेन होना, और चूंकि ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल रही तो बहुत थका हुआ महसूस करना। और इसके कारण और ट्रिगर्ड क्या होते हैं? पोल्यूशन, स्मोकिंग, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकता है, कुछ फूड स्टाइल हो सकते हैं, डस्ट, पेट्स, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब इसके रीजन होते हैं। और इसमें जो कॉमन कॉज होते हैं वो तो हमने देख ही लिए हैं अभी। अब इसमें अस्थमा की कुछ होम रेमेडी क्या है? जैसे ग्रीन एप्पल है, जिंजर है, स्प्राउट्स है, एवोकाडो है, बनाना है, सनफ्लावर, तो ये सारी चीजें इसके होम रेमेडी है। फिर साइनस की प्रॉब्लम बहुत होती है। साइनस की प्रॉब्लम में क्या होता है कि नाक के अंदर ये जो साइनस कैविटीज होती हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन होने के कारण एयर का पास होना रुक जाता है, तो ये साइनस हो जाता है। और ये साइनस मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन माना जाता है। साइनस के काजेस क्या होते हैं? कोई भी बैक्टीरिया से वो इन्फेक्टेड हो गया, बैक्टीरिया या वायरस से, फंगस से इन्फेक्शन हो जाना, एलर्जी हो जाना। तो यहाँ पर इसके सिम्टम और ट्रीटमेंट इसके क्या है कि इसमें प्रॉपर यूज, नेजल ड्रॉप्स कुछ आते हैं, कुछ मेडिसिन आती हैं, तो उन सब का यूज करके इससे क्योर हो सकते हैं। योग में जो जल नीति है वो बहुत अच्छा सोल्यूशन मानी जाती है इसके सिम्टम को। अब एलर्जी कुछ तरह की होती है, तो एलर्जी में भी क्या होता है कि अंदर स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आने के कारण एयर ट्रैक
लगभग बंद हो जाता है। अंदर रैश, उसमें सिम्टम क्या होते हैं कि स्किन पर रैशेज आ जाते हैं, बहुत आंसू गिरते हैं, बहुत कफ कोल्ड हो जाता है, आई रेड हो जाती हैं। ये सब इसके एलर्जी के सिम्टम हैं। और ये स्नीजिंग के कॉमन सिम्टम है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होना, किसी तरह का अंदर इरिटेबल होना, हे फीवर जो पोलन ग्रेन्स के कारण होता है, और कई बार कुछ केमिकल्स जैसे परफ्यूम बहुत अधिक या रूम फ्रेशनर स्प्रे किया तो उससे ही इरिटेशन होना। और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि होम को क्लीन रखें, नेती पॉट यूज करें, कुछ एलर्जी शॉट्स होते हैं, नेजल ड्रॉप्स होते हैं, उनको यूज करें। और अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि कपड़े रेगुलरली धों, हाथ रेगुलरली वॉश करें, डस्ट घर में ना हो, कोशिश करें कि पोलन ग्रेन्स ना आए जब सीजन हो, और जो पॉट्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं नेती के लिए वो अच्छी तरह से धोएं, स्मोक और किसी भी तरह की खुशबू को अवॉइड करें। तो इस तरह की ये डिजीजेस हैं और ये इनके सबके योग के रेमेडीज हैं। तो आपकी यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई है।